स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि मैंने कई सारे आपको पार्ट्स सेल के बारे में दे चुके हैं। ये क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए वेरिएबल है, यानी दोनों के लिए कैपेबल है, दोनों के लिए योग्य है, दोनों के लिए एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कई सारे पार्ट्स ऑलरेडी जो आपको दिया गया है उनमें से आप सारी चीजों को लगभग समझ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में शुरू से लेके आखिरी तक एक नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल होना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया हो, क्योंकि उसमें तो एनिमेशंस वगैरह सब ज्यादा हैं, तो वो आपके लिए समझने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स आपको वो दिया। अब हम एग्जैक्टली एग्जाम ऑफ यू से पीडीएफ के थ्रू में आपको लेके आ गए हैं, और इसमें भी मैंने आपको पहले वीडियोस बना देना ताकि एक एक चीजें आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो जैसा कि आपको मैंने बैक पार्ट्स में मैंने आपको कराया था कि इस चैप्टर में कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, वो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, विद ग्राफ्स मैंने आपको दिया था, वो कौन कौन सा था एक सारा एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो आप इस चैप्टर में देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन बेसिस के रूप में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ओके, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, लेकिन आपको हम एक लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आप कैसे लिखो ये आपको स्टूडेंट्स पता चल जाए। ओके, तो सबसे पहला हमें जानना है डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। एंड सेकंड टॉपिक इज अ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा आप याद करो स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ सेल मैंने आपको कहाँ बताया था? डिस्कवरी ऑफ सेल मैंने आपको वहां बताया था जहां पे रॉबर्ट हुक की मैंने बात की थी कि ये 1665 में इन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, जिसके थ्रू इन्होंने डेड सेल को देखा था। कहां से देखा था ये भी मैंने आपको बताया था। एक ट्रीज लिया था और ट्रीज का एक बार्क लिया था, यानी कि उसकी छाल, उसमें उन्होंने डेड सेल को देखा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल में आया था। फिर इसका मैंने आपको इसमें बताया था एम नॉलर ई रस्का के बारे में, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ये सारी डिस्कवरी ऑफ सेल में आ जाती है। और भी फर्दर कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि किसी ने न्यूक्लियस का किया, किसी ने न्यूक्लियोलस का किया, किसी ने राइबोसोम का किया, अलग अलग चीजों का। ये सारी चीजें डिस्कवरी ऑफ सेल में आ जाती हैं, जो कि मैंने आपको ग्राफ्स के थ्रू बैक पार्ट्स में मैंने इसका करा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है अगर किसी स्टूडेंट, तो प्लीज आप पहले वो सारे पार्ट्स को आप देख लें, फिर आप इस पे आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो सेकंड, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर का मतलब ही होता है यूनि मतलब कि वन, सेलुलर यानी कि सेल, यानी कि वन सेल से जो बॉडीज हमारी जो बनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से का, वो कहलाता है यूनिसेलुलर। यानी इसका इसलिए हिंदी होता है स्टूडेंट्स एक कोशिकीय जीव। उसी तरह से मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, तो मल्टी सेलुलर यानी कि ऐसा बॉडी या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। उसके बाद पार्ट थर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें आपको मैंने जैसे कि आपको बताया था, याद होगा आपको, इसमें मैंने आपको दिया था एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में, ये चीजें मैंने आपको यहां पढ़ाई थी। उसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म जो कि जीव द्रव जिसको कहते हैं हिंदी में, सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के जो ऑर्गन्स हैं, हालांकि ये चीज भी सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, बट यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स में जो स्पेशलाइज्ड हैं सेल के ऑर्गन्स जो कि मुख्य हैं, जो एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, तो वो हम यहां देखेंगे। उसके बाद लास्टली जो कि एग्जाम ऑफ यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस पूरे में स्टूडेंट, वो है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। मैं आपको पहले ही आउट कर देता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर आने की संभावना बनती है, लगभग 99.9% चांस है। तो आपको जब मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप वहां पे बिल्कुल सारी चीजों को छोड़कर एक तरफ कंसंट्रेट करेंगे वीडियोस पर। ओके स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, ये जो मैंने अभी बात की सारी चीजों का, ये चीज संभव नहीं था, मैं आपको पहले बता चुका हूं स्टूडेंट, इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि विदाउट माइक्रोस्कोप के सेल का आविष्कार होना तो बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल इज अ क्वाइट नेग्लिजिबल, यानी कि जो सेल है वो बहुत ही छोटे होते हैं।
तो जो चीजें बहुत छोटी होती हैं वो तो डायरेक्ट नेक्ड आईज से वो तो देखी नहीं जा सकती। तो इसकी वजह से रॉबर्ट हुक के माइंड में सारी चीजें आई। मैंने आपको कहानी बताया था। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया ये भी आपको सारी कहानी बताई गई थी। उसको मैंने एक शॉर्ट वे में एक डायग्राम के थ्रू में दे रहा हूं। और इसी तरह से आप एग्जाम में बनाना, अगर आपको डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए, आपको काफी से काफी मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव हो सकता है। स्टूडेंट में बिल्कुल नया तरीका है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने पेड़ का बार्क लिया था, वहां से एक सब्सटेंस लिया, फिर उस कॉर्क के थ्रू उन्होंने उसको जो एग्जामिन किया। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, रॉबर्ट हुक ट्रीज बार्क सब्सटेंसेस से उन्होंने कॉर्क पे लिया, कॉर्क को उन्होंने क्या किया, थ्रो बाय माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप से उसका एग्जामिन किया। ओके, तो जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन किया तो उन्हें ये जो स्ट्रक्चर था, यानी जो पेड़ का जो बार्क लिया, जो सब्सटेंस लिया था कॉर्क पर, उनमें छोटे छोटे बहुत ही क्वाइट इंटेलिजिबल चीजें दिखी। वो जो है जस्ट लाइक उन्हें दिखा हनी कॉम की तरह। तो उन्होंने जस्ट ये सेंटेंस को कहा, जस्ट लाइक हनी कॉम्स कंपोज्ड of little compartments of an ants are they also the composed of a small compartments, यानी कि just like honeycomb। उन्हें जो स्ट्रक्चर दिखा, मैंने आपको स्ट्रक्चर ग्राफ में स्टूडेंट्स बताया भी था बैक पार्ट्स में, तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जो उन्होंने जो सेल देखा था वो जस्ट लाइक हनीकॉम्ब की तरह था, यानी मधुमक्खी की छत्तों की तरह दिख रहा था। इसी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जस्ट लाइक हनीकॉम्ब कंपोज्ड ऑफ देयर कंपार्टमेंट्स द गेट्स द आल्सो द कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल कंपार्टमेंट्स। इस कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेलुला का, और ये बाद में चल के सेल कहलाया। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ही नेम्ड देयर कंपार्टमेंट्स एज सेल। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, इस तरह से आप समझ के होइएगा कि सेल का आविष्कार कैसे हुआ। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर डिस्कवरी क्या पूछे ना स्टूडेंट्स, तो आपको मैं क्वेश्चन भी लास्ट में दूंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो बहरहाल आप इतना समझ लो कि डिस्कवरी बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख देना, आपको प्राइमरी डिस्कवरी स्टेज की सारी बातें हो जाएंगी, फुल मार्क्स आपको अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। देखो बहुत ही आसान छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिया गया है ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। बैक पार्ट्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल का भी मैंने आपको फोटोज दिखाया था, उनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, एक एक ऑर्गेनेल्स का मैंने जिक्र किया था, तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बैक जाके पहले आप उस पार्ट्स को देख लें, फिर इधर आए, आपको ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं प्लांट सेल के बारे में। देखो प्लांट सेल जो है ना ये लार्ज होता है, आप देखें ना कितना कितना, जैसे आप अगर 5 फीट के हो या फिर आप 4 फीट के हो या फिर आप 7 फीट के भी हो, लेकिन प्लांट्स देखो कितना कितना लंबा होता है, 10 फीट से भी ज्यादा होता है। कोई तो प्लांट्स इतना बड़ा होता है कि अगर आप कैप पहन के देख रहे हो तो कैप भी आपका उलट जाए, कि बहुत ऊंचा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज। सही बात है, ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। They contain cell wall made up of a cellulose which is present outside the plasma membrane. They contain cell wall, यानी कि प्लांट सेल में कंटेन होते हैं सेल वॉल। ध्यान रखेंगे, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। कौन बने होते हैं, सेल वॉल। विच इज प्रेजेंट, जो कि मौजूद होते हैं आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ये आपको बैक में बताया गया था, मैं शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। सेल के अंदर जो गाढ़ा लसलसा चिपचिपा सा जो मैटर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी उसके ऊपर जो लेयर्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ओके, चलिए उसके बाद दे कंटेन प्लास्टिड, यानी कि प्लांट सेल में प्लास्टिड कंटेन होता है। व्हाट डू मीन ऑफ प्लास्टिड, ये भी आपको बैक में बताया गया था, बैक पार्ट्स में। प्लास्टिड जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तभी तो नहीं देखते प्लांट्स कितना ज्यादा कठोर होता है। अगर आप प्लांट से अगर फाइट करोगे ना तो आपके हाथ टूट जाएंगे, यानी वो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं बिकॉज ऑफ
दे कंटेन ऑफ प्लास्टिड, क्योंकि उनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ यही प्लास्टिड जो है प्लांट में वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है प्लांट्स को। ओके, फोर्थ पॉइंट को देखा जाए तो लिखा गया है सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। क्या है सेंट्रोसोम? ये भी आपको बैक में बताया गया था स्टूडेंट्स। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होता है कि लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ये लार्ज वैक्यूल्स क्यों होते हैं ये आपके दिमाग में है तो आपको एक शॉर्ट वे में बता दूं कि प्लांट्स को जो है ना इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीजें लेनी होती हैं। तो वो कैसे लेंगे? इतना तो आपको पता है कि वो पत्तियों के जरिए अपने खाना को बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस पत्ती में बहुत सारे वैक्यूल्स माइन्यूट्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन उनके बॉडी से भी बहुत सारे वो चीजों को सेंस करते हैं। इस वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज को जब आप सीनियर क्लास में जाओगे ना, इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहरहाल आप ये समझो कि प्लांट सेल में लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Just like next and last point number 6, lysosome are there absent or are a very few in number। जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम से मैंने आपको बताया था सेल का ही पार्ट है जो सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो लाइसोसोम आर देयर एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट होता है कहाँ? प्लांट सेल में। या अगर होता भी है ना तो फ्यू इन नंबर, बहुत छोटी तादाद में, बहुत छोटे नंबर में, क्योंकि फ्यू का मतलब ही होता है छोटा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स प्लांट में आपने पढ़ा। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखें। तो व्हाट डू मीन ऑफ एनिमल सेल? एनिमल सेल के बारे में मैंने आपको ग्राफ बैक क्लास में करा चुका हूं, एक पार्ट्स का भी डिस्कशन हो चुका है। तो आप वहां अगर देखे हैं तो ये चीज आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। एनिमल सेल आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। कंपैरेटिवली का मतलब मुकाबले में। तो किससे मुकाबला करोगे? हाथी से नहीं, प्लांट से मुकाबला करना होगा, क्योंकि हम प्लांट से ना वर्सेस देख रहे हैं। प्लांट वर्सेस एनिमल से अपने टॉपिक्स टू बी कवर्ड में जो लास्ट टॉपिक था आपने वहां देखा होगा। तो एनिमल सेल आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। तो जो एनिमल सेल है वो कंपैरेटिवली यानी कि वो एस्पेक्ट ऑफ प्लांट सेल से छोटे होते हैं। ओके, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सानिया बताओ, पहले ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? प्लांट सेल बोल जोर से। तो प्लांट सेल में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट सेल का जो सेल होता है वो लार्जली होता है या शॉर्टली होता है, यानी छोटा होता है या बड़ा होता है? बताओ। यशराज? बड़ा होता है। इस वजह से यहां पे लिखा गया एनिमल सेल आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, यानी ये प्लांट सेल के एस्पेक्ट में छोटे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा होता है। अब देखो हाथी भी तो एनिमल है ना, या फिर आपके क्लास नहीं बोले, मतलब बहुत मोटे आदमी को देखो ना कहीं, हाँ, तो बहुत मोटा आदमी है तो उसका सेल भी तो उसमें उतना ही लार्ज अमाउंट में होगा ना। ये चीज आपको मैं अलग से मैं बताऊंगा नंबर ऑफ सेल के बारे में, शायद मैंने बैक पार्ट्स में मैंने आपको दे रखा भी होगा। तो एनिमल, तो उस एस्पेक्ट्स में कहा जा रहा है कि ये प्लांट से तो कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एनिमल में बहुत कम होता है। इसलिए कंपैरेटिवली वर्ड का यहाँ पे सवाल किया गया कि कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल इज द एनिमल सेल इंजेक्ट ऑफ द सेल इज अ स्मॉल इन साइज, ऐसा भी आप कह सकते हो। दूसरा पॉइंट है सेल वॉल इज एब्सेंट, वनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रेजेंट, यानी सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित होना, यानी कि मौजूद नहीं होना। वनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से स्टूडेंट ध्यान रखें आप
कि एनिमल सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं सेल वॉल की जगह पे। व्हाट डू यू मीन ऑफ द रीजन? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि प्लांट को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मजबूत, ज्यादा हार्ड रहना पड़ता है। तो हार्ड रखने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। वॉल का मतलब ही होता है दीवार, यानी दीवार क्या होता है? ठोस होता है। अगर आप वॉल पे अगर आप फाइट करना चाहो तो क्या होगा? आपका फाइटर यानी कि हाथ ही टूट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी आदमी को मारते तो हाथ टूटता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या कि प्लांट्स इसलिए ज्यादा कड़ा होता है, उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं और हमें तो उतना कड़ा होना नहीं होता, तो हमें पाया जाता है, बोलो जल्दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर ये कोई सोचे कि हम वॉल की तरह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आप सोचे कि वो मैं अपने में है ना सेल वॉल को मतलब डाल लूं इंजेक्शन के थ्रू, तो ऐसा अब तक कोई आविष्कार नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले खली, ग्रेट खली इस चीज को अपना लिए होते। उसके लिए आपको प्लांट्स बनना होगा। तो प्लांट्स बनना चाहते हैं आप लोग? नहीं बनना चाहते। चलिए ठीक, क्योंकि ह्यूमन इज अ मोस्टली लार्जली स्पेसीज, यानी कि सबसे ग्रेट स्पेसीज कौन है? ह्यूमन है। तो हम लोग को कोई और बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसमें आविष्कार कर सकते हैं, फर्दर नई चीजें खोज सकते हैं। बहरहाल इस चीज पे जाननी चाहेंगे। आप लोग का जूनियर क्लास है रिसर्च बेस पे। तो सेल वॉल इज एब्सेंट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्रेजेंट। अगला, प्लास्टिड आर एब्सेंट। जबकि आपने एनिमल में क्या देखा था, सॉरी प्लांट में, कि प्लास्टिड वहां प्रेजेंट था। क्यों प्रेजेंट था? इसलिए प्रेजेंट वहां बताया गया था क्योंकि प्लास्टिड उसको क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेंथ मजबूती प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो क्या एनिमल्स को उतनी ज्यादा मजबूती चाहिए? नहीं चाहिए। इस वजह से इसमें जो है प्लास्टिड एब्सेंट होता है। स्टूडेंट मैं आपको कारण समेत बता रहा हूं। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स तो प्लीज और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से फोर्थ पॉइंट की अगर बात की जाए तो सेंट्रोसोम इज अ प्रेजेंट। इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल में क्या बताया, सॉरी प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट थे। Next point, vacuoles either absent or very small in a size. Vacuoles प्लांट सेल में क्या बताया गया था कि लार्ज अमाउंट में होते हैं ना, बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? vacuoles either absent और very, अगर पहली बात एब्सेंट ही होता, अगर होता भी ना तो बहुत कम होता है, बहुत कम। आदमी में सुराख देखे हो जानवर सबके बॉडी में? अगर होता है तो बहुत माइन्यूर्स होता है, जिससे कि आपका जो है वो पसीना वगैरह ये जो है वो निकल सके बहुत। इसीलिए कहा गया कि vacuoles either absent और very small in a size। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का ऑपरेशन करके सुराख किया गया तो बोला कि उसको तो सुराख हम देखे हैं, वो अलग मामला है, आप भी समझ सकते। छठा पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजेन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो जो हमारी जो बॉडी है, जो एनिमल बॉडी है, उसमें फूड को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजेन के एस्पेक्ट में। जबकि प्लांट्स में कैसे किया जाता है? बाय थ्रू ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए। कहां किया जाता है? तो लीफ में किया जाता है। लीफ के भी किसी एक निश्चित पार्ट्स में किया जाता है। वो कौन से पार्ट्स हैं आप लोग कमेंट्स में हमें बताएंगे, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, मोर नंबर्स ऑफ प्रोमिनेंट लाइसोसोम आर एब्सेंट। यानी कि प्रोमिनेंट लाइसोसोम जो है वो एब्सेंट होते हैं किसमें? एनिमल सेल में। तो इस तरह से आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बेसिकली डिफरेंस को देखा। फटक से एक बार आइए स्टूडेंट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से और समअप हो जाएं। मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल लार्ज नंबर, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? एनिमल सेल इज अ कंपैरेटिवली स्मॉल साइज। इस तरह से आप एक एक को जो है एक दूसरे से कंपैरिजन करके खुद कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स हो तो एक बार वीडियोस को तो पूरा शुरू से आखिरी तक देखो, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो प्लीज आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर एक बार सेकंड बार में आप उसको आराम आराम से रोक रोक के जैसे आप चाह रहे हो आगे पीछे करके एक एक चीज को आप क्लियर कर लेना। एक लाइन इसका पढ़ना, एक लाइन इसका पढ़ना। इस तरह से चीजें आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी और आपकी बहुत ही अच्छी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख गया होगा, मैंने आपको क्या दिया है, मैं अब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा हूं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ट्रू होता है, एक तो फॉल्स वाला मामला होता है। यानी दो तरह के हमारे पास सेल्स आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल।
ये भी एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के पूछ ही देता है कई बार। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, क्यों इसको छोड़ें। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपको डिफरेंसेस बताया गया है ये बहुत ही हाइयर लेवल को एक लोअर लेवल में एक समाहित किया गया है, एडजस्ट किया गया है। आपको देखो इधर तो आपको सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, ओके, और यहां मैंने बात कर ली इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की। तो क्या आप समझना चाहोगे? बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक से आपको एक और चीज यहाँ पे फायदा होने वाला है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछे कि प्रोकैरियोट या यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है, तो आप क्या करोगे, ये लिख दोगे। तो आपको उसके अगर डिफरेंस पूछे तो पूरा लिख दोगे, मतलब एक तीर से दो निशाना। प्लस डिफरेंसेस का जो तरीका होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप सीनियर क्लास में भी जाओगे तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि कोई भी डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही होता है, लेकिन अक्सर लोग कैरेक्टरिस्टिक को अलग से मेंशन वहां नहीं करते, जो कि करनी चाहिए था। अगर आपको अच्छा मार्क्स अचीव चाहिए या फिर आगे चल के आपको लाइफ में सक्सेस होना है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टॉप मार्क्स को अचीव करना है, तो प्लीज आप आज से सीख लें कि डिफरेंसेस को आप इसी बेसिस पर लिखेंगे किसी भी चीज का। ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी और चीज के डिफरेंसेस के बारे में अगर जानना है जो आपसे शायद अगर ना हो पा रहा हो, तो आप कमेंट में या फिर आप हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफी बातें हो गई, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट या यूकैरियोट की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को शॉर्ट में लिखा गया है, और न्यूक्लियर एनवेलप। क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने इसको दोबारा रिवाइज नहीं किया है। जो ऑफिशियल वर्कर है इसको टाइप किया, उसके बाद फिर मैंने इसको देख नहीं पाया, इस समय कम रहने की वजह से। तो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आप उसको सही कर लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का एक अलग से एक सेकंड आपको कैरेक्टरिस्टिक आता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में आपको जान के काफी आसानी कि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। विदाउट न्यूक्लियस कितना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो कि विदाउट न्यूक्लियस में तो बिना न्यूक्लियस के क्या होगा, जब सेंटर ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। हाँ क्या बोल रहे थे? और जैसे कि मान लो कि उसमें आपको आरएनए नहीं हो सकता, डीएनए नहीं हो सकता, उसी तरह से आपको वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की जो कैपेबिलिटी की जो गुण होते हैं वो जो है यहाँ भिन्न हो सकते हैं या फिर एब्सेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के मामला हो सकता है। जैसे मान लो कि हाउस है, अगर हाउस में अगर बुनियादी नहीं हो, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही नहीं हो, अगर वॉल ही नहीं हो, तो छत तो गिर जाएगा ना। तो जस्ट लाइक ऐसा ही कुछ काम करता है न्यूक्लियस। बहरहाल लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से तो इसे जो है वो ट्रू और इसे फॉल्स कहा जाता है। थर्ड, न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही आसान डिफिनेशन बनाया गया है। हालांकि आपके किताबों वगैरह में जो दिया गया है, इसी चीज को जो सेंटेंस में दिया गया है तो वो काफी आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। यहाँ पे काफी आसान किया गया है, एक एक वर्ड को सिर्फ समाहित किया गया स्टूडेंट्स। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे याद कर लें और अपने दोस्तों में भी इसे पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे साइट्स पे। उसी तरह से अगर क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम क्या है आपको मैंने बैक क्लास में बताया था, बता दो क्रोमोसोम क्या है। कोई क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है ना, जो कि वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं, यानी कि मोर। उसी तरह से राइबोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में 70 टाइप के 70 टाइप्स के होते हैं, जबकि इसमें 80 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 10 टाइम्स लार्जर देन। उसी तरह से साइज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट स्मॉलर साइज 1 to ऑलमोस्ट स्मॉलर साइज का माइंड में कितना होता है वो भी मैंने आपको लिख दिया है, 1 to 10 माइक्रो यूएम या फिर माइक्रोमीटर, और 1 m -10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर। इतना साइज होता है
प्रोकैरियोटिक सेल का अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये आपको 5 से लेके 10 यूएम यानी कि माइक्रोमीटर्स के एस्पेक्ट्स में होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका रहा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। काफी आसान है स्टूडेंट, तो आप इसको याद कर ले, ये आपको एग्जाम में 5 नंबर में आता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है और गोल्गी एपरेटस, ये सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको सेकंड वीडियोस में लाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ये अभी मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, आप इसको देखो समझो और इसको अच्छी तरह से आपको कवर कर लो ताकि चीजें आपकी तैयार हो जाएं। और अगर पसंद आ रहा हो प्लीज तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी स्टूडेंट क्लिक करें ताकि मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो वो आपको फटाक से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।